भाई मैं हूं मोइज़ जाफरी और आप देख रहे हैं एजेंडा 360। वेलकम टू एजेंडा 360। एक नई बनाई हुई नैब के अंदर जनाब उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान जनाब परवेज मुशर्रफ साहब ने एक फॉरेन नेशनल की इन्वेस्टिगेटिव स्किल्स को इस्तेमाल करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रॉडशीट LLC को। कावे मूसवी साहब उसके CEO थे और सन 2000 में, और उनके अलावा एक और कंपनी बनाई गई जो कि 200 नामजद लोग थे जिनके खिलाफ जिन्होंने पाकिस्तान से मुबैना तौर पे पैसे चोरी भी किए थे और फिर उसको बाहर मुल्कों में पार्क भी कर दिए थे। नीयत ये थी कि ये जो एजेंसी है ये जाके उन सब लोगों की तफ्तीश करेगी, उनकी अकाउंट्स का सुराग लगाएगी, और जब अकाउंट्स मिल जाएंगी तो पाकिस्तान उनको ये हक भी दे रहा था कि वो उन अकाउंट्स को रोक सकेंगी, उनके ऊपर स्टॉप लगा सकेगी, और फिर पाकिस्तानी वकला और पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए और लॉ मिनिस्ट्री को इस्तेमाल करते हुए वो फंड्स वापस पाकिस्तान की तरफ भेज दिए जाएंगे। इस सब कुछ करने के लिए ब्रॉडशीट और दूसरी जो कंपनी थी उनको 20% रिकवरी का मिलना था। ब्रॉडशीट क्या जिस दौरानिये में ब्रॉडशीट ने काम किया उसके अंदर एक बहुत दिलचस्प किस्म के इंकशाफात उसके अब CEO जो हैं वो जाके कर रहे हैं। बहुत सारे इल्ज़ामात वो बहुत सारे लोगों पे पेपर कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि ये शुरुआत तो इसकी ठीक थी, लेकिन जब 23 अक्टूबर 2003 को उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया, और जब ख़त्म कर दिया गया तो ब्रॉडशीट के कुछ पैसे ओड थे जो कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए रिकवर करने में कामयाब रही थी। खासतौर पर एडमिरल मंसूर उल हक से जो उन्होंने पैसे रिकवर किए थे उन्होंने उसका भी एक इंटरव्यू में हवाला दिया, और दीगर और वाजबात थे उनके जो कि उनकी नज़र में $22 मिलियन के करीब थे, वो 20% का हिस्सा भी शामिल करते हुए, और दीगर वाजबात जिसका हमें स्पेसिफिकली इल्म नहीं है और क्यों नहीं है इस पर भी बात करेंगे। तो वो $22 मिलियन की मांग लेते हुए वो उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत और नैब के खिलाफ केस किया इस 2003 की कैंसिलेशन के बाद। इस दौरानिये में क्या हुआ उस पर भी बात करते हैं, लेकिन इस केस को चलते चलते सन दिसंबर 2018 में एक सोल आर्बिट्रेटर सर एंथनी एवंस QC ने एक ऑर्डर इशू किया जिसके तहत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ ब्रॉडशीट को $22 मिलियन मिलने चाहिए। ये जब पाकिस्तान हुकूमत ने नहीं दिए और नेगोशिएट करने की कोशिश की कि कुछ कमी हो जाए या फिर इसको अपील किया, जुलाई 2019 में जाके हुकूमत पाकिस्तान ने इस आर्बिट्रेशन को अपील किया और वो रद्द कर दी गई। ये अपील भी क्यों की, और इस अपील के अंदर भी बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ। मूसवी साहब के मुताबिक मिलियंस ऑफ पाउंड्स हमने वकला के ऊपर खर्च किया, और उनकी नज़र में ये कोई बोनाफाइडी कोशिश नहीं थी, बल्कि यहाँ पर भी कुछ लोग पैसे बना रहे थे उनकी नज़र में। उसके बाद ब्रॉडशीट ने 2019 के बाद से कोशिशें की कि वो किसी भी तरह ये जो $22 मिलियन उनको उनका हक कह दिया गया है वो उनको किसी भी तरह पाकिस्तान से मिल जाए। तो उन्होंने एक बहुत फेमस धमकी भी लगाई थी सन 2020 में कि ये जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड में क्रिकेट खेलने आ रही है, हम इनके भी असासे जब्त कर सकते हैं, इनकी भी असासों की जब्ती की तरफ जाएंगे क्योंकि ये भी पाकिस्तान का ही एक रिप्रेजेंटेशन है। इसके अलावा उन्होंने, क्योंकि नैब ने उस वक्त एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को जब्त करने की दरखास्त दी थी, इसके अलावा उन्होंने कोशिश की कि ये जो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं ये अगर नैब जब्त करने में कामयाब हो जाए तो इनको भी नीलाम करके हमें हमारे $22 मिलियन मिल जाने चाहिए, जो कि क्योंकि उनको पाकिस्तान हाई कमीशन की अकाउंट मिल गई जिसके अंदर $27 मिलियन थे, और उन्होंने उसको कामयाबी से उसके ऊपर स्टे ले लिया, लिहाजा उन्होंने एवनफील्ड के खिलाफ अपनी दिलचस्पी जो है वो ड्रॉप कर दी। लेकिन दिसंबर 2020 में उन्होंने हमारी हाई कमीशन की अकाउंट में से $28 मिलियन आइडेंटिफाई किए, और फिर वो अमाउंट जो है $28.7 मिलियन पाकिस्तान हाई कमीशन से उनको अदा कर दी गई। अब ये साहब जो हैं उन्होंने हमारे ये पैसे लेने के बाद इन्होंने कई इंटरव्यूज़ दिए और ये वाज़े करने की कोशिश की कि वो पाकिस्तान के गरीब लोगों के साथ हैं और वो पाकिस्तान के पैसे पाकिस्तान को वापस देना चाहते हैं, और लेकिन $28.7 मिलियन उन्होंने हमारी पाकिस्तान हाई कमीशन से ले लिए हैं जो कि उनके वाजबात थे जो हम अदा नहीं कर रहे थे। अब ये किन टर्म्स पे लिए, ये आर्बिट्रेशन का वर्ड क्या है, ये मूसवी साहब बारहा कहते हैं कि आप मालूम करें, हुकूमत से कहें कि वो रिलीज़ करें। अब ये खुद क्यों नहीं रिलीज़ करते, शायद टर्म्स ऑफ द आर्बिट्रेशन अवार्ड हैं कि वो रिलीज नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा जरूर सवाल फिर ये बनता है कि हुकूमत जिसने ये हाई कमीशन की अकाउंट के सीजर को डिनाई किया,
फिर ये एवनफील्ड के ऊपर जो सिलेक्टेड खबरें सामने आई, इस सब दौरानिये में हमें बेवकूफ़ बनाना या हमें चुप रखना या हमसे खबर दूर रखने की तो पूरी कोशिश की गई, लेकिन जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक फंडामेंटल रीज़न हमें दिया गया था कि नए पाकिस्तान के अंदर सब लोगों को इल्म से रसाई होगी, सब लोगों से ये बातें छुपाई नहीं जाएंगी और ये तहरीक इंसाफ का एक बुनियादी सुतून था। तो सवाल पहला तो ये बनता है कि ये आर्बिट्रल अवार्ड अभी तक पब्लिक क्यों नहीं किया गया और ये हमारे सामने क्यों नहीं रखा गया कि दर हकीकत फैसला क्या है, क्यों है, किस बुनियाद पर है और ब्रॉडशीट पाकिस्तान के खिलाफ क्यों जीत पाई। और ये चीज़ हम मुंतज़िर क्यों है कि कहीं मूसवी साहब हमें बता देंगे और कोई और हमें बता देगा। उनके कहने में कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं। उनका कहना यह है कि उन्होंने जब उनको लिस्ट दी जाती थी तो उन्होंने एक आफ्ताब शेरपाव साहब के खिलाफ एक्शन का उन्होंने हवाला दिया है कि उनको बहुत सारे पैसों की एक अकाउंट मिल गई थी और शेरपाव साहब का नाम उन 200 में से था जिनके खिलाफ उन्हें एक्ट करना था। तो उन्होंने जब नैब के साथ शेयर किया या दीगर ऑफिशियल्स के साथ शेयर किया तो उनको बताया गया कि नहीं, आप ये पैसे नहीं रोकें। फिर उनको बताया गया कि आपको जो लिस्ट दी गई थी उसमें से शेरपाव साहब का नाम निकाल दें। फिर उन्हें पता चला कि जो जर्सी के अंदर अकाउंट उन्होंने आइडेंटिफाई की थी वो हुकूमत ने जर्सी को लिखा कि आप जरा ये पैसे छोड़ दें, इसमें मसला नहीं है। और फिर उन्हें पता चला कि शेरपाव साहब जो है वो मुशर्रफ साहब की हुकूमत में उस वक्त फिर मिनिस्टर बन गए इलेक्शंस के बाद। लिहाजा उनका ये इन तमाम हवाले देने का मकसद ये था, उन्होंने बताया कि ये शुरू से ही ये आवे का आवा बिगड़ा हुआ था। हमें जो टास्क दिया गया था वो हमें लग रहा था कि जैसे हम पाकिस्तान के लिए कोई फ़ायदा कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा, मैं उनकी बात बिलीव करता हूँ, लेकिन हमें फिर समझ आ गई कि ये एक सियासी इंतकामी कार्रवाई की तरफ ही जा रही थी, क्योंकि हम जब भी किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते थे तो वहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट सामने आ जाता था या हमें पीछे कर दिया जाता था या इंफॉर्मेशन लीक कर दी जाती थी। इसी हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि सन 2011 में उन्होंने एक इंटरलॉक्यूटर के थ्रू मुबैना तौर पर उनकी नज़र में नवाज शरीफ साहब के ख़ानदान की तरफ से उनको किसी ब्राइब की पेशकश की गई कि आप पैसे ले लें, उनके मुताबिक $25 मिलियन और आप जरा दूर हट जाएं। उस वक्त क्योंकि ब्रॉडशीट जो है ये आर्बिट्रेशन लड़ रही थी तो उनका कहना यह है कि उन्होंने कहा कि आप हमारे वकला के थ्रू अगर ऑफिशियली ये $25 मिलियन में हमारी जो ओइंग्स है उसमें सेटल करना चाहते हैं तो कर लें, वरना मैं इस तरह पैसे आपसे नहीं ले सकता। उसके अलावा उनका फिर कुछ और दिलचस्प बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने कहा है कि सन 2018 में इस हुकूमत आने के बाद उन्होंने शहजाद अकबर से इंटरैक्ट किया और उन्होंने एक और शख्स से इंटरैक्ट किया जिसने अपने आप को एक जनरल जाहिर किया और वो जाहिर करते हुए उसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स भी दिखाई और एक आइडेंटिफिकेशन हुई एक बहुत बड़ी रकम की, $1 अरब के करीब रकम की आइडेंटिफिकेशन हुई और उस रिकवरी से उनको पूछा गया और फिर इनका ख्याल हुआ कि अब हम वापस से मैं अपना अवार्ड जो है जो $22 मिलियन का मैं जीत चुका हूँ पाकिस्तान के खिलाफ, उसको मैं छोड़ने को तैयार हूं अगर मुझे असर नौ कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए और मैं अब इस $1 अरब के पीछे जा सकूं, यानी कि उनको $200 मिलियन कमाने को मिल सके। तो वो भी नहीं हो पाया क्योंकि उनके मुताबिक ये जो साहब थे इन्होंने उनसे फिर कोई कट मांगा इन पैसों में से, जो कि उन्होंने फिर अपने वकला को बता दिया और उनके वकला ने पाकिस्तान को लिख दिया और उनका ख्याल था कि ये बहुत बड़ी खबर होगी, लेकिन उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ। भाई साहब, ये पूरे सिलसिले के अंदर हमने भी कोशिश की है मूसवी साहब से भी बात करें वैसे, और कोशिश करेंगे कि कल जो है वो हमारा साथ दें। उन्होंने हामी तो भरी है हमारा साथ देने की, लेकिन इनकी जो ये पूरी स्टोरी है कि ब्रॉडशीट के साथ पाकिस्तान किस तरह इंटरैक्ट करता है, उसमें सबसे दिलचस्प बात मेरे लिए तो ये है कि हम लोगों को कितना कम पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, इसके खिलाफ कैंसिल भी हो गया, इसके खिलाफ उन्होंने केस भी कर दिया, आर्बिट्रेशन भी जीत गए, हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तनाई भी इनके फेवर में, अटैचमेंट ऑर्डर्स भी दे दिए, ये बहुत कुछ कर गए और हमें तो कुछ पता भी नहीं है क्योंकि हमारी हुकूमत जो है वो नीड टू नो बेसिस पे ही राइट टू इन्फॉर्मेशन में बिलीव करती है। लेकिन 2 रीजंस हैं कि इसका आम पाकिस्तानी को ब्रॉडशीट का नहीं पता था और जाहिर है पता चलना भी नहीं चाहिए। पहली और सबसे बुनियादी वजह यह है कि जब एक फिशिंग एक्सपेडिशन किया जाता है जहाँ पे नताइज और अज़ाइम जो हैं वो किसी तफ्तीश से पहले ही तय किए जाते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं कि आपने किसके पीछे जाना है और किसको जो है फंसाना है, और आपके पास इतना कुछ भी नहीं होता कि आप निशानदही जो है वो प्रॉपर्ली कर सकें कि कौन सी चीज़ कहाँ गलत थी और कहाँ पकड़नी है, लेकिन आप जो है किसी को हायर करते हैं कि नहीं ये शख्स है और इसकी चीज़ें पकड़ो, तो वो एक ऐसा फिशिंग एक्सपेडिशन होता है जिसको पर से ऑन द फेस ऑफ इट बदनीयत ही समझा जा सकता है, क्योंकि आप विदाउट एनी रीजन टू बिलीव के किसी के कोई एसेट्स हैं या किसी ने कुछ गलत किया है विद स्पेसिफिसिटी, अगर आपके पास ये मामलात ये खबर ना हो तो आप इस तरह की इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश की तरफ नहीं जा सकते।
आप जो है ये नहीं कह सकते कि ये नहीं मेरा एक सेकंड जरा रुक जाए, एक सेकंड जरा रुक जाए। देखिए वो इन्वेस्टिगेशन इस तरह नहीं कि वो कोई नहीं एक सेकंड, वो कोई जब्तगी नहीं कर रहे थे, वो इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इदारे का इस्तेमाल कर रहे थे, एक एक्सपर्टीज का, कि आप जरा जाके, हमें पता है बादियुन नजर के इन लोगों के पास दौलत है और हमें बादियुन नजर ये पता है कि इस दौलत का इनके पास जवाज नहीं है, तो आप जाके जरा मालूम करें। और फिर इन लोगों ने स्पेसिफिकली मालूम किया, इन्होंने मालूम किया कि रॉकवुड एस्टेट है, इन लोगों ने मालूम किया कि वो कहाँ कहाँ असासे हैं और फिर उन असासों को फ्लैग किया। नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे दौरान में if you allow me to finish, ठीक है, you have identified के actually assets निकले। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, जो दूसरी मेरी बात है कि जब आपको शेरपाव साहब के पीछे ना जाना हो और नवाज शरीफ के पीछे जाना हो और उस तरह की आपने इम्तियाजी तरीके से तफ्तीश करनी हो, तो आप फिर लोगों को नहीं बताते कि आपने ब्रॉडशीट पे कितने पैसे खर्च किए, क्योंकि लोग फिर पूछते हैं कि आपका काम जो है वो एहतसाब करना है या अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को फंसाना है। तो ये जो पहली चीज के फिशिंग एक्सपेडिशन के आपको पता कुछ नहीं है, जाके एक तफ्तीशी एजेंसी को आप हायर करते हैं और कहते हैं ये बंदा, इसको जाके पकड़ो इसकी चीजों को, और फिर जब वो पकड़ता है सारों की चीजों को तो आप कहते हैं नहीं इसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो। तो ये फिर वो बात हो जाती है जो फिर आप आवाम को नहीं बताते, क्योंकि आप आवाम के टैक्स के पैसे से अपनी सियासी जो है मकासद को हासिल करने को तरजीह दे रहे होते हैं, ना कि आप एक्चुअल एहतसाबी अमल को जो है वो अमल में इस तरह से लाएं कि मुल्क का फायदा हो। अब जब आप एक इम्तियाजी तौर पर अकाउंटेबिलिटी करते हैं, चाहे एसेट सही भी आप ढूंढ लें, तो उसका नतीजा ये होता है कि इंतकामी तौर पे जब वो दूसरी पार्टी पावर में आती है तो वो फिर आप पे करती है ये, और ये सिलसिला खत्म नहीं होता और इससे अवाम का भी फायदा नहीं होता। और अगर आप ओवरऑल देखें तो ये मुझे डैम फूल फंड जो है इससे याद आ रहा है कि जहाँ पे जो है वो एडवर्टाइजिंग और बाकी चीजों पे खर्चा ज्यादा हो गया और एक्चुअली जो रिकवरी थी वो कम थी। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि जो एक्चुअली एम्प्लॉय किए जाते हैं इस तरह के टैक्टिक्स, उनमें एक्चुअल रिकवरी हमें देखनी चाहिए क्या होती है और एक्चुअल खर्चा क्या होता है, और फिर हमें पता चलेगा कि इसका असल मकसद वो पैसे की रिकवरी से ज्यादा जो है मलाइन करना होता है, ब्लैकमेल करना होता है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करना होता है। अब ये चीज मुझे वसूख से तो नहीं पता, लेकिन मेरी असेसमेंट इस सारी चीज को देखने के बाद यही होगी कि असल मकसद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, असल मकसद अकाउंटेबिलिटी को। लेकिन अगर आपको एक अकाउंट मिलती है, देखिए ठीक है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी मकसद हो, लेकिन अगर स्मोक एंड फायर किसी को मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा अहम इस वक्त ये चीज है कि हमें पता चले कि ब्रॉडशीट ने इन्वेस्टिगेट करके पाकिस्तान को क्या बताया, पाकिस्तान ने नतीजतन उस पर क्या अमल किया, पाकिस्तान ने उस अमल के बाद ब्रॉडशीट से क्या वादा किया था और कौन सा वादा पूरा नहीं किया। ब्रॉडशीट ने $22 मिलियन की क्लेम किस बेसिस पे बनाई, किस बुनियाद पे वो $22 मिलियन की क्लेम है, यानी कि अगर उन्होंने बहुत सारे पैसे पाकिस्तान वापस भेजे तो वो पैसे कौन से हैं, अगर वो हाई प्रोफाइल मंसूर अल हक के अलावा पैसे हैं, क्योंकि वो तो वो क्लेम करते हैं उन्होंने भेजे। उसके बाद ये किसका फैसला था कि इस आर्बिट्रेशन के अंदर हम जाएं, फिर ये किसका फैसला था कि आर्बिट्रेशन को हम अपील करें और इस पे पाकिस्तान ने कितने पैसे खर्चे, फिर जब आर्बिट्रेशन की अपील हार गए तो ये किसका फैसला था कि हम कुछ ना करें और एक रैंडम शख्स को ये इजाजत मिल जाए कि वो हमारे असासों के खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर ले सके और पाकिस्तान हाई कमीशन की अकाउंट को अटैच कर पाए। ये तमाम चीजों में देखिए आपकी नीयत शुरू में क्या थी, वो एक तरफ वो वहीद साहब ने डिलिबरेट कर दिया है, लेकिन इसके बाद जो हमने ये एक लिस्ट बनाई है अहली की, इसका भी जवाब जरूरी है और किस बेसिस पे ये जरूरी है। नहीं, वो बिल्कुल ज़रूरी है, और वो ये भी बात ज़रूरी है कि आप ये तफ्तीशी अमल जो है वो क्यों करते हैं और किस तरह से कंडक्ट करते हैं, आपके अज़ाइम क्या होते हैं, कितना आप उस पर अवाम का पैसा लगाते हैं और कितना आप अवाम को दिला सकते हैं, कितनी एहतसाब, कितना परवान चढ़ता है, और एक्चुअली जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो है वो कितनी जो है उससे होती है। ये सारे मामला जो है अवाम को पता चलने चाहिए, क्योंकि अवाम के पैसे से हो रहा है और अवाम की एक्सप्रेस नॉलेज से क्योंकि नहीं हो रहा, तो हम समझेंगे कि ये जो एक्सरसाइज है ये कानूनी पावर के एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि अल्ट्रा और कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर है। तो जब तक कि if they don't come clean with all of it, why did they did it, how they did it, why did they cancel the agreement, why did they go to arbitration, broadsheet की कौन सी चीजें जो वो छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे, कौन सा कट कब मांगा, क्यों मांगा,
कट मांगने का जो है वो अमल जो है वो कितना प्रेवलेंट है। ये सारा एहतसाब को अगर आपने जो है परवान चढ़ाना है तो आपको ये डीमंस भी टैकल करने होंगे कि तफ्तीश करने वाला जो है वो कितना गलत करता है, क्या वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता है। अगर आप इस चीज को टैकल नहीं करेंगे, तफ्तीश पे कभी अवाम पीछे एतमाद के साथ नहीं खड़ी होगी। आज वो नारे के साथ जरूर खड़ी है और बिल्कुल आज तक खड़ी है, लेकिन ये दे विल लूज इंटरेस्ट और ये इसमें जो है नुकसान पाकिस्तान का और एहतसाब का होगा। अगर आप एहतसाब को इस तरह चलाएंगे और इम्तियाजी तरह से चलाएंगे और असल मकासद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होंगे और आप सारी बात अवाम को नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, फिर रिवील होंगी ये चीजें, इनको फिर जो ऑपोजिशन भी यूज और मिसयूज करेगी ना फिर, और ये अवाम बनेगा ना फिर एतमाद मिसयूज कर रही है जी। जिस तरह एवनफील्ड की अटैचमेंट की कोशिश को पीएमएल नून मिसयूज कर रही है, ये कोई क्लैरिटी नहीं है इस बात में कोई सच नहीं है कि वो एवनफील्ड के ऊपर उन्होंने फैसला कर दिया ब्रॉडशीट ने कि वो उनको नहीं चाहिए, या वो एवनफील्ड में कोई खुद बुर्द नहीं है। ब्रॉडशीट की सिर्फ ये कोशिश थी उस वक्त किसी भी तरह जी They were made whole elsewhere is why they lost interest is what you say. जी उनको क्योंकि पाकिस्तान हाई कमीशन के अकाउंट पे सारे पैसे मिल गए तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हमें फिर ये एवनफील्ड के थ्रू पैसे नहीं चाहिए। ये तो वैसे भी एक लड़ाई होगी कि एवनफील्ड है किसका, क्योंकि अभी तो नैब ने सिर्फ इजहार किया है कि हम तो मेरा को अटैच करना चाहते हैं। जब आप पूरी बात को छुपाते हैं और आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं होती तो फिर ऑपोजिशन ये कह पाती है और लोग फिर ये सोचते भी हैं, क्योंकि आपने तो सिरे से मामला छुपाए हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक, कोई भी चीज जब वो रिवील होती है तो हम एक पॉइंट पे पूरे मुत्तफिक हैं कि जो फर्ज है, जो आईनी हक है इंफॉर्मेशन का, खास तौर पे रेलेवेंट और पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन का, वो जब पाकिस्तानियों का मजरू होता है तो इन तमाम चीज़ों की इजाज़त निकलती है। ये पाकिस्तानियों का हक है कि मालूम करें कि हमने अग्रीमेंट क्या की थी। ये पाकिस्तानियों का हक है कि हमें पता चले कि उस अग्रीमेंट में अगर 200 अफराद थे तो वो 200 या 10 या 5 कैसे हुए। और फिर ये पाकिस्तानियों का हक है कि मालूम करें कि हमने फिर कैंसिल क्यों किया, हमने कैंसिल करने के बाद उन्हें उनके वाजिबात क्यों नहीं दिए, हमने केस के अंदर क्या कहा, हमने केस लड़ा क्यों, हमने उस केस को अपील क्यों किया, हमने कितने पैसे खर्च किए उस अपील पे, हमने उस अपील के बाद जो फैसला था उसको ऑनर क्यों नहीं किया। क्यों है ये? इसलिए है, ना सिर्फ इसलिए कि अवाम का पैसा इस्तेमाल हो रहा है, सिर्फ नहीं, ये तो छोटी बात है। उससे बड़ी बात है कि ये मामला क्यों किए जा रहे हैं और आगे आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है, जो भी आपको मिलता है और आपने इस्तेमाल किस तरह किया, क्योंकि वो इफेक्ट करता है अवाम को इन अ वे कि अगर पॉलिटिकल जी वही साहब, ये अवाम का दिस इज द बिजनेस ऑफ द पीपल। You are not just using the money, you're affecting their well-being, you're affecting everything that we have a right to know. और जो लोग कहते हैं कि आप जब बातें कर देते हैं और पाकिस्तान का इमेज खराब होता है, तो जरा मुझे ये समझाया जाए कि पाकिस्तान की इमेज को ये चीजें फिर किस तरह अफेक्ट करती हैं। या फिर PIA का एक जहाज मलेशिया के अंदर अगर जब्त कर दिया गया है क्योंकि वहां पर भी हमने अपने वाजिबात पूरे नहीं किए हैं, और फिर अवाम को अब पता चल रहा है कि ऐसी रिलेशनशिप है और दर हकीकत ये सिचुएशन है, तो हमें अब क्यों पता चलता है जब हथौड़ा चल चुका होता है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब फिर से हाजिर होंगे तो फंडिंग केस के हवाले से बात करेंगे, PTI के फॉरेन फंडिंग केस के, जिसके अंदर अब बाकी सब लोगों की फॉरेन फंडिंग भी इंक्लूड हो गई है। 2014 से ये केस चल रहा था और स्क्रूटनी जो है वो होते होते हो नहीं पा रही थी। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। ब्रेक से पहले हम ब्रॉडशीट के बारे में बात कर रहे थे और उसकी क्लेम्स के बारे में बात कर रहे थे, और उसके जो मुबैना CEO हैं कावे मूसवी साहब, उनकी क्लेम्स के बारे में बात कर रहे थे। इस सेगमेंट में हम एक और अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात करेंगे और वो है फॉरेन फंडिंग केस। पाकिस्तानी क़वानीन के तहत आपकी अगर एक सियासी जमात है वो उसको रजिस्टर होना ज़रूरी होता है, उसके अंदर इंतखाबात होना ज़रूरी होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होना ज़रूरी होती हैं जिसको तकल्लुफ़ ही समझती हैं हमारी सियासी जमातें, और उनको पूरा करने में कोई संजीदगी नहीं जाहिर करती, हालांकि ये फ़र्ज़ होती हैं सारी चीज़ें। इसी तरह की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी पार्टी अकाउंट जो है उसकी फंडिंग के अंदर कोई फॉरेन एजेंट या फॉरेन रेजिडेंट अगर शामिल हो तो उसके कवायद और ज़वाबित होते हैं, और एक गैर मुल्की शहरी
एक सियासी जमात को फंड नहीं कर सकता। और एक सियासी जमात की अगर ऐसी फंडिंग हुई हो तो उसके बहुत संगीन नताइज होते हैं, और सबसे जो आखिरकार नतीजा जो इसका एक्सट्रीम निकल सकता है वो ये होता है कि एक जमात जो है वो आज खुद डिस्क्वालीफाई हो सकती है, और नतीजतन उस जमात के दिए गए तमाम टिकट्स जो हैं वो भी डिस्क्वालीफाइड समझे जाते हैं। उसकी मेंबरशिप यानी कि जो हमारी हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसके अंदर से रद्द हो सकती है जिस टिकट पे उन सब लोगों की जो उस पार्टी की टिकट पे लड़े थे। इस तरह की संगीन कॉन्सिक्वेंसेस के पेश नज़र एक सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़माने से चलती आ रही है, और वो है पीटीआई की फंडिंग के हवाले से, जिस पे उन्हीं के अपने एक ज़माने में ओहदेदार अकबर एस बाबर साहब ने इल्ज़ाम लगाया था कई सालों पहले कि इस पार्टी के अंदर पैसे जहाँ से आ रहे हैं उसका हमें इल्म नहीं है कि ये कैसे आ रहे हैं, और ये जो आ रहे हैं जिन लोगों के नामों पे आ रहे हैं मुबैना तौर पे हमें ये भी इल्म नहीं है कि ये पाकिस्तानी है या नहीं। और उन्होंने इस इल्ज़ाम को 2014 से चेज़ करते हुए इलेक्शन कमीशन के सामने ये कोशिश की कि पीटीआई जो कि हमारे लिए एक तहरीक इंसाफ है उसके अपनी जो माली मामलात हैं उसके अंदर कोई शफाफियत आ सके। पीटीआई ने 80 से ज़्यादा तारीखों पर इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी अकाउंट्स की स्क्रूटनी के खिलाफ खड़ी रही है। ये एक ज़माने तक एक स्टे ऑर्डर की वजह से खड़ी रही है, उसके बाद एक उज़र या दूसरे पर ये स्क्रूटनी जो है वो डिले होती आई है, और पीटीआई की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है कि हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिली। इस हफ्ते पीटीआई की ये पोजीशन चेंज हो गई है, और अब पीटीआई कहती है कि जी हमारे बाहर से 2 कंपनीज के थ्रू हमारे अकाउंट्स में पैसे आए थे, और हालांकि इमरान खान साहब ने उन पैसों को रिसीव और रूट करने की इजाज़त दी थी, ये उनका करना नहीं था कि उनकी रूटिंग इस तरह हो कि वो गैर कानूनी अमल समझा जाए। लिहाजा ये जो पैसे जिस तरह से भेजे गए हालांकि ये गलत है, इसकी जिम्मेदारी पीटीआई के एजेंट्स पर है, उन लोगों पर है जो कि पीटीआई के मुल्क के बाहर ओहदेदारान थे, पीटीआई के सरबराह पर और पीटीआई की पाकिस्तानी तंजीम पर नहीं है। अब कोर्ट इसको किस तरह डील करता है, इलेक्शन कमीशन इसको किस तरह डील करती है, वो तो खैर मेरिट की बात है, लेकिन अकबर एस बाबर साहब के जो वकला हैं वो इस क्लेम को रद्द कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि जो इस क्लेम को बेस करने की जो डॉक्यूमेंट जमा कराई गई हैं वो भी उनको तस्लीम करने से इनकारी हैं। वो कहते हैं कि ये एक बाद में मनगढ़ंत फैसला है कि ये फेक डॉक्यूमेंटेशन के तहत ये स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसको वाजे करते हुए जो अकबर एस बाबर साहब के वकला हैं जिन्होंने अब ये कई सालों केस को हैंडल किया है, उन्होंने दीगर इंटरव्यूज में पहले भी ये वो कह चुके हैं कि ऐसे बहुत सारे नाम सामने आए हैं जो कि मुबैना तौर पे पाकिस्तानी नाम नहीं है, और जो कि मुबैना तौर पे अगर पाकिस्तानी नाम है, अगर पाकिस्तानी नाम नहीं है तो वो मुबैना तौर पे या तो अमरीकी नाम है या वो गैर पाकिस्तानी सब कॉन्टिनेंटल नाम है, यानी कि वो बादियो नज़र भारतीय नाम लगते हैं। और ये उनकी लॉयर्स का इल्ज़ाम है, और वो इसी बेसिस पे इस स्क्रूटनी के पीछे इतनी दिलचस्पी के साथ लगे हुए थे, जिस स्क्रूटनी से इनकारी पीटीआई थी इस हफ्ते तक, और अब पीटीआई कहती है कि अगर इसमें कोई गलती है तो ये हमारी गलती नहीं है। वहीद साहब, आपके इस पे थॉट्स में लेना चाहूँगा। ये फॉरेन फंडिंग केस को पीएमएल नून ने भी बहुत बिग अप किया है हालिया दिनों में। उन्होंने कहा है कि ये उम्मुल एनआरओ है जो पीटीआई लेने की कोशिश कर रही है, एहसन इकबाल साहब की जबान में ये कहना है। और ईसीपी ने अब ये फॉरेन फंडिंग केस में एक नई ट्विस्ट भी आई है, एक नया मोड़ ये है कि अब वो पीएमएल नून और पीपल्स पार्टी को भी जवाब देना पड़ रहा है कि आपके पास पैसे कहां से आए हैं। लिहाजा ये टू बिग टू फेल टाइप सिचुएशन भी बन रही है। देखिए, कवानीन किसी वजह से बनाए जाते हैं और बहुत ही बड़ी मिसचिफ को रोकने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट कानूनी नुक्ता है। क्या हमारी सियासत, क्या हमारा इक़्तिदार, क्या पाकिस्तान का आईन, क्या पाकिस्तान का जो की तकदीर है वो हम फॉरेनर्स के हाथ में दे सकते हैं, जबकि अगर इस तरह के कवानीन को इन्फोर्स नहीं किया गया तो कल को रॉ भी हमें जो है वो इस तरह से इन्फिल्ट्रेट कर सकती है। दिस इज हाइपोथेटिकल ऑफ कोर्स, बट इट illustrates the importance and underscores the importance of why this law is there. तो
सही है। और इल्जाम भी यही है कि रॉ तो नहीं, लेकिन इल्जाम यही है कि ये जो फंडिंग है ये हलाल मीन से मुबैना तौर पे एक टाइपोग्राफिकल एरर के तहत नहीं आई। हराम के ज़माने में अब देखें बहुत से लोग ये बात करते हैं, इसलिए मैंने इसको इस तरह से एक कंसेप्चुअली एड्रेस किया, बिकॉज बहुत से लोग बात करते हैं कि ये देखें आपको पता है पाकिस्तानी बाहर रहते हैं, अपने मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी रेमिटेंसेस भिजवाते हैं। आप अगर उन्होंने इमरान खान को एक तब्दीली का जरिया समझते हुए अगर उनको पैसे दिए, डोनेट किया वहां पे, तो क्या ये वजह बननी चाहिए? तो देखें ये वजह है नहीं वही सब, लेकिन बात ये नहीं है, इल्जाम ये नहीं है अकबर बाबर साहब की तरफ से कि महज पाकिस्तानियों ने भेजा है। इल्जाम ही ये है कि मुबैना तौर पे गैर पाकिस्तानी नाम और गैर पाकिस्तानी शनाख्त के लोगों के नाम ऑन द रिकॉर्ड हैं, जो उनके पास रिकॉर्ड था। सारा दिलचस्पी ही इल्जाम की ये थी। नहीं देखें, लेकिन बात ये ना कि देखें पाकिस्तान की भी जो है ना जो बाशिंदे हैं वहां पे वो भी लॉबीज का हिस्सा होते हैं, और लिहाजा उनके थ्रू भी उनके नाम से भी, मुसलमान नामों से भी अगर पैसे आए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि वहां पे अल्टीरियर मोटिव नहीं है। जी। और फारूक हबीब साहब पीटीआई के एमएनए हमें इस नुक्ते के ऊपर वजाहत करने के लिए ज्वाइन किया है। फारूक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर ये पीटीआई ने बहुत उम्दा वकला का सहारा लेते हुए कई सालों से इस कोशिश को रोकने की, इस अमल को रोकने की कोशिश की है और कामयाब रही है कि ये उनकी अकाउंट्स की स्क्रूटनी हो सके। जाफरी साहब, इस बुनियाद से पहले आप इससे पहले कि संजीदा गुफ्तगू शुरू करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे जो है खराज तहसीन भी पेश करूंगा और क्रेडिट दूंगा कि आपने बड़ी मासूमाना बात की है कि बड़े मायनाज वकला की वजह से ये केस नहीं चल सका। आपने हमारे जो है प्रोफेशन को थोड़ा सा वसी कर दिया मेरे ख्याल से शायद, और लेकिन बहरहाल नहीं, एक जमाने तक तो बहुत मायनाज वकला, जिनका अब मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आपने ये बात कर दी है, लेकिन एक जमाने तक तो कोर्ट ऑर्डर्स की वजह से ये नहीं चल रहा होता था, हुक्म इम्तनाई की बुनियाद पर नहीं चलता था। जी फारूक हबीब साहब, आपके शो का टाइम बड़ा मुख्तसर होगा। मैं चाह रहा हूँ मैं जरा जल्दी से, मैंने दोनों अपने भाइयों की बात सुनी, मैं जल्दी से आपने कहा वजाहत, मैं इसको कहूँ, मैं वजाहत भी करता हूँ, मैं थोड़ा एजुकेट भी करता हूँ इस हवाले से। ठीक है, देखें दो चीज़ें बार बात हो रही थी कानून के हवाले से। ठीक है, आप जो कानून का, आइन का आर्टिकल 17(2) है उसको आप पढ़ लें, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है जो आइन हमें कह रहा है। आइन का जो 1973 का आइन है, जो मुतफ़िक़ा आइन है, उसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी के ऊपर काम कर रही है, बाहर से पैसे लेके काम कर रही है, तो फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके खिलाफ रेफरेंस बनाएगी और विद इन द 15 डेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेज देगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का आइन हमें बता रहा है, जिसका हवाला जो है वो इसी केस के अंदर, इसी केस को कॉपी पेस्ट करके अकबर बाबर के केस को हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, जिसको सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहबान ने बड़ा गौर से देखा था, जायजा लिया था, काफ़ी समातें हुई थी। उसका जो फैसला आया था, उस फैसले का जो कंक्लूजन का पहला हिस्सा अगर आप पढ़ें तो उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि जो फॉरेन फंडिंग का वर्ड जो बार बार इस्तेमाल होता है ना, फॉरेन फंडिंग का जो मामला है वो फेडरल गवर्नमेंट ने रेफरेंस बनाना है। वो इलेक्शन कमीशन ने जो है अपने लॉ के मुताबिक काम करना है। जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 2002 है, या जो इलेक्शन एक्ट 2017 है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस की जो शिक नंबर 6 आर्टिकल 6(3) को अगर आप पढ़ें तो उसके अंदर प्रोहिबिटेड फंडिंग का जिक्र है, और इलेक्शन कमीशन रूल्स 2002 को अगर आप देख लें तो प्रोहिबिटेड फंडिंग की जो सजा है वो कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स हैं। खुदारा ये तासुर जो हम बार बार देते हैं कि पता नहीं किसी ने फॉरेन फंडिंग कर ली है, उसके ऊपर बैन होने जा रहा है, वो गलत है। फारूक साहब जी, आपने कॉन्फिस्केशन ऑफ फंड्स है, बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है। मुझे इसकी वजाहत करने दें। मैंने एक लॉ की बात की, मैंने 1 मिनट जी, मैं भी कानून की बात कर रहा हूँ। एक तो अव्वल तो आइन की जो आप बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, लेकिन उसका कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज से, क्योंकि आइन के ऊपर ये फैसला करने के लिए एक कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एक हायर स्टैंडर्ड को मीट करना होता है कि जैसे एक पॉलिटिकल पार्टी पूरी ही फॉरेन फंडेड एजेंट है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मैं आपको पढ़ देता हूँ, रिसीव्स एनी एड financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds for foreign nationals, ये जब्ती होगी। लेकिन अगर उस एड को लेने में जो इलीगैलिटी है उसके अंदर जो इन्वॉल्व होगा वो भी डिस्क्वालीफाई होगा। ये बहुत क्लियर है, ये आप इसको एक मिनट मेरी आप पूरी बात सुन लेते तो उससे मैं ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता। ठीक है, ये तो मैंने आपको जो है वो लॉ के हवाले से और जो सुप्रीम कोर्ट का जजेस ने
इसी फैसले को जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डिनेंस 6(3) को रेड विद उन्होंने लिखा हुआ है, 17(2)(17)(3) पढ़ा हुआ है, उन्होंने कहा पढ़ें इसको, ठीक है। अब मैं क्योंकि अदालत में दलाइल नहीं दे रहा, टीवी पे दे रहा हूं, तो लिहाजा मेरा ये था मैं कानून का हवाला दे के आगे चलूं। जहां तक एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि हमने फॉरेन फंडिंग की, भाई हमने कोई फॉरेन फंडिंग नहीं की। हमारे जो है वो पॉलिटिकल फंड रेजिंग होती है, वो पाकिस्तान के अंदर से भी होती है, और वो बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो सालाना हमें 22 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस भेजते हैं, और वो पाकिस्तानी जो अपने जो यहाँ पर प्यारे हैं उनको कारोबार के लिए भी पैसे देते हैं, उनको घर बनाने के लिए भी पैसे देते हैं। पाकिस्तान की मैशियत के अंदर बहुत सारा उनका हिस्सा है, वो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है। अगर वो पाकिस्तान की अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी पसंद की पार्टी है उसको वो पैसे देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ होना चाहिए। उनके पास नाइकॉप हैं, वो नाइकॉप होल्डर्स हैं, और हमने वो तमाम 40,000 डोनर्स का अपना रिकॉर्ड जमा करवाया है, जिसके अंदर हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी शामिल हैं और पाकिस्तान के जो लोग यहाँ पर लोकली रहने वाले हैं वो भी शामिल हैं। तो मैं नहीं समझता इसके ऊपर कोई एतराज होना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल आप होने नहीं दे रहे ना कि किसने पैसे क्यों दिए हैं, नहीं क्या था, तासुर गलत है। एक मिनट आप मेरी गुजारिश सुन लें। देखें आप मेरी गुजारिश सुन लें। देखें मैं फिर आपको ये कहूंगा, मैंने आपकी बातें बड़ी तहम्मुल से सुनी, आपने एक अपना केस बनाया, मुझे बात कर लेने। देखें ये एक तासुर मुसलसल एक गलत तासुर है। हम हमेशा स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होते हैं और स्क्रूटनी कमेटी को अपना रिकॉर्ड जमा दे रहे हैं। पिछले दिनों भी पेश हुए और कई सालों से ये सिलसिला चल रहा है। आप देखें कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी का केस है भाईजान, वो भी 2017 से पड़ा हुआ है स्क्रूटनी कमेटी के सामने, उसकी दर्जनों सुनवाइयां हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन खुद रिटर्न ऑर्डर पास कर रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो स्क्रूटनी कमेटी को मतलूबा रिकॉर्ड फराहम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से स्क्रूटनी कमेटी किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रही। उसकी डेडलाइन जो है वो गुजर गई है, उस पर भी बात होनी चाहिए। मैं कहता हूं PTI से पूछें, एक मिनट मैं सुन ले, मैं कह रहा हूं PTI से भी पूछें, हम रिकॉर्ड देने को तैयार, हम नहीं कहेंगे इंतकामी कार्रवाई हो रही है हम भाग रहे हैं। भाई PPP भी दे ना, पीपल्स पार्टी भी दे, नून लीग भी दे, JUIF भी दे, सारे अपने रिकॉर्ड दें, जिन जिन के केसेस लगे हुए वो भी रिकॉर्ड अपना जमा करवाएं। उनको क्या एतराज है? 19 जनवरी को जो लोग आ रहे हैं, जो हमें उम्मुल NRO कह रहे हैं, वो अपने केसेस पे NRO लेने आ रहे हैं। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक। हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस की, जिसके अंदर अब तो बहुत दिलचस्पी है PTI की कि सबके सामने हो, लेकिन अब तक रुक क्यों रहा था। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एजेंडा 360। हम बात कर रहे हैं फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। हमारे साथ फारूक हबीब साहब हैं, PTI को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये तमाम वो इश्यूज जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उमूमी तौर पे स्टेटेड हैं, उसको क्लैरिफाई करते हुए इलेक्शन एक्ट के अंदर 2017 के तहत एम्पावर करता है। उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर था और रोपा था, वो भी ये एम्पावरमेंट इलेक्शन कमीशन को देता है, जिसके बेसिस पे अकबर एस बाबर के वकला ने ये स्क्रूटनी कमेटी के अंदर आपकी अकाउंट्स और आपके जो फॉरेन डोनर्स हैं, अगर कोई फॉरेन डोनर्स है जिन्होंने एक मिकदार से ज्यादा पैसे जमा कराए हैं, उसके ऊपर उन्होंने हवाला दिया है कि ये मालूम कर लिया जाए कि ये जो फला फला नाम है ये फॉरेन है या नहीं। अब तक PTI ये कहती आ रही थी कई सालों से कि फॉरेनर्स नहीं है। इस दफा PTI ने इस हफ्ते अपनी पोजीशन चेंज करके कहा है कि ये पैसे जो ट्रांसफर हुए हैं वो जिन कंपनीज के थ्रू हुए हैं वो जिम्मेदारी हमारी नहीं। ऐसा क्यों? मोहित मैं आपको करेक्ट कर देता हूं। मोहित बात ये है, देखें ये प्रोसीडिंग्स हो रही हैं स्क्रूटनी कमेटी की इन कैमरा। हमने इनको कहा मीडिया के सामने करें, इसको ओपन करें, मीडिया के नुमाइंदों को भी अंदर आने दें। ये बात जब अंदर होती है तो उसको आके अपने पहनावे पहना के जो है वो बाहर कर दी जाती है। भाई आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने कोई लॉबियस्ट हायर करना है, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने मार्क सीगल और एसोसिएट्स को हायर किया हुआ है, तो उन्होंने भी अमेरिका के अंदर पार्टी रजिस्टर्ड करवाई हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी LLC। हम वहाँ से जो है ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो है वो फंड्स वहाँ से लाते हैं। हमने PTI LLC रजिस्टर्ड करवाई हुई है। हमारा वहाँ पर जो बंदा उसको मैनेज करता है वो पाकिस्तानी है जो उसको मैनेज करता है, और उन्होंने तमाम वहाँ से पैसे वो रिकॉर्ड नोटराइज्ड करवा के भेजा है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुआ है। हमारा कोई पैसा जो है वो किसी फॉरेन नेशनल से नहीं आया, किसी फॉरेन गवर्नमेंट से नहीं आया। आप स्क्रूटनी कमेटी की फाइंडिंग्स को फाइनलाइज होके तो आने दें।
फिर आप फैसला कर लीजिएगा। हेयर से के ऊपर बाहर आके जो कह दे तो ये उसको खबर बनाएंगे। एक सेकंड, ठीक कह रहे हैं आप कि अभी हतमी तौर पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ये कॉन्फिडेंशियल भी है, कैमरा भी है, और इसके फुटबॉल जो है वो तमाम लोगों ने मीडिया के सामने करें। एक सेकंड फारूक साहब, एक सेकंड, मैंने मीडिया में बता दें कि अगर ऐसा ही है और अगर आप दिलचस्पी के साथ कर रहे हैं तो इसी स्क्रूटनी के खिलाफ आप लोगों ने बार बार हुक्म इम्तनाई क्यों लिया? देखें, बात आप जो बात कर रहे हैं हुक्म इम्तनाई के हवाले से, वो तमाम जो शुरू में जब ये केस फाइल हुआ 2014 के अंदर, उस वक्त जो आपके पास कानूनी ऑप्शंस मौजूद थे उसमें माहिरीन का, कानूनी माहिरीन का, 2014 के अंदर की बात नहीं, जब आप लोगों ने, जब आपके गालिबन अनवर मंसूर खान साहब थे तो आपने इस बुनियाद पे कि ये एक्सरसाइज ही पूरी इलीगल है, स्क्रूटनी कमेटी का जब ऑर्डर हो गया था इसी की तरफ से, तो क्यों रुकवाया था? एक मिनट, आप बात नहीं मेरी सुन रहे। मैं इस केस को डे 1 से फॉलो कर रहा हूँ। ये अक्टूबर 2014 में ये केस फाइल होता है, ठीक है। मैं इस पीपल्स पार्टी का जो केस मैं लेके जाता हूँ वो 2017 नवंबर के अंदर लेके जाता हूँ, ठीक है। जब ये केस फाइल हुआ तो कानूनी माहिरीन होते हैं, आप में से भी वकील हैं, वो उसके तमाम लीगल पहलू को, पहले पिटीशन के पहलुओं को टेक्निकल ग्राउंड पे देखते हैं। जब टेक्निकली ये पिटीशन एक्सेप्ट हो गई, एक्सेप्ट से मुराद ये है कि हियरिंग के लिए एक्सेप्ट हो गई, उसके बाद हमने किसी जगह पे ना कोई स्टे लिया ना किसी अदालत में कोई पिटीशन फाइल की। नहीं सर, एक सेकंड, आपने पहले तो इलेक्शन कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया, हमने इतना रिकॉर्ड फराहम किया है, हमने जितना रिकॉर्ड फराहम किया ना, एक सेकंड सर देखें ना, ये एक चीज क्लियर कर लें, आप पहले दिन से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये क्लियर कर सकते हैं मेरे लिए। अव्वल तो आपने इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन को चैलेंज किया, फिर आपने इलेक्शन कमीशन की मैंडेट टू डू दिस को चैलेंज किया, फिर आपने इलेक्शन कमीशन का ये हुक्म कि इसकी स्क्रूटनी हो या ना हो, ये क्या इलेक्शन कमीशन कर सकती है, कोर्ट ऑफ लॉ को नहीं करना चाहिए, इसको चैलेंज किया। फिर जब स्क्रूटनी कमेटी बन गई तो स्क्रूटनी कमेटी की फंक्शनिंग को रोकने के लिए चैलेंज किया। फिर जब वो सारे चैलेंजेस आंसर हो गए कि स्क्रूटनी कमेटी के सामने जाए, तो फिर स्क्रूटनी कमेटी से आपने एडजर्नमेंट्स ली 80, और आज हम खड़े हैं। देखिए, चैलेंज किसी चीज को करना तो उनका कानूनी हक है। इस तरह देखिए, कुछ चलना नहीं, कानूनी दिलचस्पी है तो दिलचस्पी तो दिखाएं। आप तो दिलचस्पी नहीं नजर आ रही, मैं ही नहीं कह रहा कानूनी हक नहीं है जी। अभी साहब हम स्टूडियो में नहीं बैठे। वही साहब, मैं आप दोनों अपने मोहतरम भाइयों को दावत देता हूं कि आप लोग आएं किसी दिन, आकर आप इसकी बिल्कुल खुद जो है वो स्क्रूटनी कमेटी की हेयरिंग का हिस्सा बने। आप पीटीआई का भी बने, पीएमएलएन का भी बने। सर बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। सुन ले, अगर नहीं होता तो मैं दावत को कबूल भी कर लेता। मेरी सवाल का जवाब दें कि आप लोगों ने हर मोड़ पे इसको रोकने की क्यों कोशिश की है? अगर आज आप मीडिया के सारे कैमरा सवाल कर रहे, जवाब नहीं ले रहे जी, दे दे जवाब। सुन ले, देखिए बात ये है, जो मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि आप देखें कि आज हम 2020 में खड़े, मुसलसल जो है वो हेयरिंग्स में पीटीआई जो है वो जा रही है। जितना रिकॉर्ड पीटीआई ने जमा करवाया है ना, मैं आपको चैलेंज करता हूं, इनको मरियम को, बिलावल को, आपके शो से, उसका 10% इन्होंने जमा करवाया। लेकिन मेरी सवाल का जवाब नहीं है। और अब आप क्या बात करते हैं? मुझे ये बता दें कि आप ये रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं? इनके अपने अकाउंट्स को इनके ऑडिटर्स ने क्वालिफाई किया हुआ है। सर आपकी बात इनके पीपल्स पार्टी और नून लीग के ऑडिटर्स ने इनके अकाउंट्स को क्वालिफाई किया हुआ है। बहुत बदतर हमारा तो ऑडिटर जो है वो फर्स्ट कैटेगरी का। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये नहीं है कि आप बेनजीर भुट्टो साहिबा की जमात या नवाज शरीफ साहब की जमात से कितने बेहतर या बुरे हैं। मेरा आपसे ये पूछना है कि अगर आज आप स्क्रूटनी से इतनी दिलचस्पी के साथ स्क्रूटनी चाहते हैं कि दुनिया भर के सामने हो, तो उसको रोकने की हर मोड़ पे कोशिश क्यों की है? देखिए, हमने कोई कोशिश नहीं की। सुन ले, हमने कोई कोशिश नहीं की। जो हमारे पास अपने आईनी और कानूनी ऑप्शंस से उनको हमने इस्तेमाल किया। हम स्क्रूटनी कमेटी से ताउन कर रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड उसके सामने रख रहे हैं। हम चाहते हैं बेशक डे टू डे हेयरिंग करें, पीटीआई की भी करें, इनकी भी करें, और अपनी फाइंडिंग जमा करवाएं। इलेक्शन कमीशन को फैसला करने दें। जब फैसला आ जाएगा मैं भी आपके शो में आ जाऊंगा, आप भी मेरे से सवाल पूछ लीजिएगा। नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है सर, जब फैसला आ जाएगा तो आप जी। लेकिन स्क्रूटनी कमेटी को अव्वल तो इलेक्शन कमीशन का कॉग्निसेंस लेने को आपने रोका, फिर स्क्रूटनी कमेटी बनने का के ऊपर आपने रोकने की कोशिश की, फिर स्क्रूटनी कमेटी में शामिल होने की आपने रोकने से कोशिश की, फिर स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होने से जो आज बैगानी 80 डेट्स आप लोगों ने जो आज सुन तो रहे, सुन लेना। आप सारा सवाल उस पे ना करें।
आप ये देखें कि जिन लोगों ने जो कप सुन लेना, जो कप जो मैच जिन्होंने खेला नहीं है, जो उसका कप लेने आए, मैं उस पे बात कर रहा हूँ। ये बता दें जी, मैं उस पे ही बात कर रहा हूँ। 80 दफा क्यों डिले किया अगर इतना ओपन एंड शट है? सारे मुहिब वतन पाकिस्तानी है। नहीं देखें जो ये आप फिगर्स दे रहे हैं कि 80 दफा डिले किया, फलानी दफा डिले किया, मैं इन फिगर्स के साथ जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। हम मुसलसल तामुन कर रहे हैं स्क्रूटनी कमेटी के साथ। हमारे खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने कोई ऑर्डर जारी नहीं किया। PMLN के खिलाफ तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ रिटर्न ऑर्डर जारी किया हुआ है 24 सितंबर को। 3 ऑर्डर जारी किए कि अदम तामुन कर रहे हैं, रिकॉर्ड जमा नहीं करवा रहे। क्या बात करते हैं ओ भाई मेरे बेशुमार, मैं तो कह रहा हूं मुझे ये बता दें, हो चुकी मैं बड़ी देर से हेयरिंग्स में हम हिस्सा बने, कमेटी आपके इतनी मेहरबान, हम दर्जनों हेयरिंग्स में हिस्सा बने। कमेटी आपको 80 डेटें दे कैसे रही है? मेरा तो आपसे एतराज नहीं है कि आप मांगते हैं डेट, मेरा तो एतराज है डेट मिलती कैसे आपको 80 दफा? देखें ये तो जवाब आप स्क्रूटनी कमेटी से लें, स्क्रूटनी कमेटी से हमने ली है, ठीक है फरज साहब, हम यही कोशिश करेंगे स्क्रूटनी कमेटी से जवाब लेने, या फिर हम ये जो PTI के अकबर इस बाबर साहब के वकील हैं उनकी भी एक पोजीशन है, वो भी अब हमने क्योंकि आपकी पोजीशन सामने रिकॉर्ड पे रख दी है, उनकी भी पोजीशन हम कोशिश करेंगे कि अगले शो में उनकी पोजीशन भी सामने रिकॉर्ड पे रखें और ये बात वाज़ेह हो कि ये असल में हो क्या रहा है, इल्जाम क्या है, और ये इल्जाम जो है वो क्या महज एक टेक्निकलिटी का इल्जाम है जिसके पीछे सब लोग कूद पड़े हैं, या चले आप ये तो एग्री करें ना कि सब जमातों की होनी चाहिए। जी सर बिल्कुल, मैं तो आपकी बहुत सारी बातों से अगर आप किसी सवाल का जवाब सही देते हैं, बिल्कुल ठीक है, सबकी होनी चाहिए जी। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, अब आपको ना समझ आए तो मैं क्या कर सकता हूँ? जी सर मेरी गलती है, बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब आपके। इंशाल्लाह एक बार फिर आपसे भी हम सवाल करने का मौका वापस चाहेंगे जब ये PTI की तरफ से, PTI के खिलाफ अकबर इस बाबर साहब की तरफ से भी रिप्रेजेंटेशन आ जाए कि दर हकीकत स्क्रूटनी कमेटी में होता क्या आया है, क्यों होता आया है और ये केस उनकी नजर में है क्या। आज के लिए बस इतना ही। facebook.com/agenda360 पे आप कमेंट कर सकते हैं। @agenda360 समा हमारा ट्विटर हैंडल है, @हैदर साहब का ट्विटर हैंडल है, JFERII मेरा ट्विटर हैंडल है। फरूख साहब का भी अगर ट्विटर हैंडल होगा हम उनसे मालूम करके उनकी स्क्रीन पे जब वो कमेंट कर रहे थे तो उनके नाम के साथ भी शेयर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।